हाँ, लेकिन पास पेपर्स में है ना, you won't have questions related to single entry obviously. Please settle fast. पास पेपर्स में से आपको अभी जो चैप्टर्स चालू है अपने, उसके क्वेश्चंस मिलने वाले नहीं है. सिंगल एंट्री हुआ, फिर बोनस इश्यू हुआ आज का, बोनस एंड राइट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिसॉल्यूशन, ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. तो ये सब चैप्टर्स आपको मॉड्यूल से करना है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स भी इसका मॉड्यूल से करना है. तो पास पेपर्स में से आपको बाकी चैप्टर्स का रिविजन का क्वेश्चन सॉल्व करना है. जो भी डिफिकल्ट लग रहा है, मॉड्यूल देन पेपर्स, मॉड्यूल देन पेपर्स, मॉड्यूल देन पेपर्स. फर्स्ट लेक्चर ओनली आई टोल्ड यू, कीप सॉल्विंग इट, राइट एंड सॉल्व इट, राइट एंड सॉल्व इट, राइट एंड सॉल्व इट. फ्री टाइम है तो टाइम पास नहीं करना है, उठा लेना है कोई भी चैप्टर जो भी डिफिकल्ट लग रहा है और लिख के सॉल्व करो. लास्ट 3 months यू आर हैविंग, टेक इट सीरियसली नाउ. इज इट क्लियर? ओके, सुना. और अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं, सिंगल एंट्री जैसे हमने कंप्लीट किया, उसका सारा क्वेश्चन आपको कहां से उठाना है? मॉड्यूल से. एंड उसका ऑब्जेक्टिव्स में मॉड्यूल से, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स में खाली ट्रू और फॉल्स आर इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज तो आपको आते नहीं, बट गो थ्रू कर लेना. कभी कोई ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर? तो मॉड्यूल का सिंगल एंट्री अच्छे से करना, प्रोबेबली दिस संडे, और अगर संडे ना हुआ तो नेक्स्ट वीक में कभी भी ये 2 चैप्टर का टेस्ट गिरने वाला है आपका, सिंगल एंट्री प्लस बोनस एंड राइट्स. ओके, तो प्रिपेयर प्रॉपर्ली एंड कीप. वो जो राक्षस वाला सम था उसका चांसेस कम है, बाकी 22 का 22 सम अच्छे से देख ले. ओके, 24 है टोटल. नाउ स्टार्टिंग विद बोनस एंड rights issue. Anyone knows what is a bonus share? What are bonus share? You know all of you what are shares, right? What are shares? Part ownership of a business, right? अभी मेरा कंपनी है, तुम लोग सब शेयर होल्डर है, तो मैंने भी पैसा लगाया है, तुम लोग ने भी पैसा लगाया है. जिसने जितना पैसा लगाया वो उतना शेयर होल्डर. 2% शेयर, 3% शेयर, 1% शेयर, 5% शेयर, 10% शेयर, सबके पास. तो all of you are called as what? Shareholders, owners of the company. So anyone knows what is a bonus share? Current shareholders or shares कैसे देते हैं? नॉर्मली तो अगर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स इश्यू करने हैं तो रिटर्न में कंपनी को क्या मिलता है? पैसा. आप सभी ने समझो 1 लाख शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है और कंपनी को 1 और लाख शेयर्स इश्यू करना है मार्केट में, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसा. पैसा ही होता है वो, इन्वेस्टेड कैपिटल होता है और कुछ नहीं होता. सही बात. तो व्हाट इज बोनस शेयर देन? व्हाट डू यू मीन बाय बोनस इश्यू? फ्री में देता है. कैसा कंपनी फ्री में कैसा दे देता है? पैसा लिए बिना कैसा शेयर? आउट ऑफ प्रॉफिट्स. आउट ऑफ प्रॉफिट. देखो बहुत सिंपल सी चीज है. सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में कैपिटल के साइड पे 1 लाख शेयर्स है. कितने? 1 lakh शेयर्स ऑफ 10, मतलब 10 लाख का कैपिटल है. कितने का? 10 लाख का. अभी ये कंपनी इस 10 लाख रुपए से अपना अज्यूम कर देगी, अभी फेस वैल्यू पे शेयर्स है, 10 रुपए के शेयर उसने इश्यू किए हैं, फेस वैल्यू पे 10 लाख का उसका कैपिटल. ठीक है, 10 लाख रुपए उसने शेयर होल्डर से रेज किया. ओके, उस 10 लाख से इट विल डू द बिजनेस. 10 लाख से इट विल डू द बिजनेस. Obviously, sorry, it will make some profits. It will make some profits, yes or no? And उस 10 लाख पे समझो year 1 it made a profit of 2 lakhs. Year 2 made a profit of 5 lakhs. Year 3 made a profit of 6 lakhs. Year 4 made a profit of 8 lakhs. तो ये कंपनी जो भी 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, ओके, क्या वो सारा का सारा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिविडेंड के फॉर्म में? कोई भी अच्छा कंपनी रहेगा ना दिमाग वाला, तो वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि फिर सेंस ही नहीं बनता. आप सोचो 10 लाख रुपए का वो 2 लाख कमाया, सारा का सारा 2 लाख डिविडेंड में दे दिया. 5 लाख कमाया, सारा का सारा डिविडेंड में दे दिया. 6 लाख कमाया, डिविडेंड में दे दिया. 8 लाख कमाया, डिविडेंड. कुछ सेंस बना इसका? ये चीजें है ना फिक्स डिपॉजिट में काम आती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ठीक है,
जो इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा हाथ में मिल जाता है, इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट पूरा आता है। कंपनी ऐसा करेगा ही नहीं। कंपनी क्या करेगा, 2 लाख कमाया ना, उसमें से 50,000 रुपया डिविडेंड दे देगा, फिर भी 1.5 लाख रुपया वो अपने पॉकेट में रखेगा। किधर डालता है, रिजर्व में डालता है, री इन्वेस्ट कर देता है। और कोई कोई तो कंपनी इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि 2 लाख में से 50,000 भी डिविडेंड नहीं देते, 10,000 डिविडेंड देंगे या 5,000 रुपए ही डिविडेंड देंगे, बाकी का 90% प्रॉफिट क्या करेंगे, री इन्वेस्ट। ये डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लैविश डिविडेंड पॉलिसी होता है, किसी का कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। लैविश डिविडेंड वाले क्या करेंगे, 2 लाख में से है ना 1,80,000 1,70,000 आपको डिविडेंड में दे देंगे। आप खुश हो जाओगे, अरे वाह इतना सारा डिविडेंड, इतना सारा डिविडेंड, वाह 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 अच्छा। लेकिन शेयर प्राइस कभी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, ग्रोथ कैसे होती है, प्रॉफिट। जितना कंपनी का प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट होगा उतना फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ता है। कॉमन सेंस है, जितना आपका कंपनी री इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट्स rather than distributing, if it reinvests those profits, उतना growth opportunity will keep on increasing। समझ में आ रहा है बात? तो अगर कोई कंपनी 2 लाख में से अगर 20,000 रुपया डिविडेंड दे रहा है, तो अभी आपको भले ही कम डिविडेंड मिल रहा है, वेरी लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड यू आर गेटिंग, बट इन फ्यूचर what are the chances? Share price, how is share price going to increase? Because profits are going to increase in future. जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना वो शेयर का भाव बढ़ेगा मार्केट में। 10 वाला शेयर 15, 20, 25, 40, 100 भी हो सकता है। समझने वाली बात? तो ऐसा होता है। तो कंपनी 2 लाख में से समझो हम लोग एवरेज डिविडेंड वाला कंपनी 50 डिस्ट्रीब्यूट किया, 1.5 लाख रिजर्व में डाला, ठीक है। फिर 5 लाख कमाया, उसमें से लेट से उसने 3 लाख डिविडेंड में डाला, बाकी 2 लाख उसका चला गया रिजर्व एंड सरप्लस। ये डिविडेंड दे रहा है, बाकी जा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में री इन्वेस्ट हो रहा है उसको। 6 लाख कमाया, उसमें से 4 लाख लेटेस्ट से डिविडेंड में दिया और बाकी का 2 लाख चला गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। 8 लाख कमाया, उसमें से जो 5 लाख रुपया उसने डिविडेंड दिया और फिर बाकी का 3 लाख डाला रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये कहाँ दिखाई देते हैं बैलेंस शीट? तो बेसिकली वो क्या रहा है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल में प्रॉफिट कमाया वो भी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी है। कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब रिजर्व्स टू कैश हो गया, रिजर्व्स घटा कैश चला गया। डिविडेंड का मतलब क्या है, जो रिजर्व्स थे ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पे ऑफ कर दिया। तो जैसे लोन चुकाते हो तो क्या एंट्री करते हो, लोन टू कैश। तो रिजर्व्स चुकाने की क्या एंट्री करोगे, रिजर्व्स टू कैश। तो व्हाट आर डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। यू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तो समझो टोटल 10 लाख के कैपिटल को उसने 2 + 5 7 + 6 13 + 21 लाख रुपीस प्रॉफिट कमाए। 21 लाख में से उसने 53.5 7.5 12.5 उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका एंट्री क्या होगा, रिजर्व्स टू कैश। It's basically dividend to cash and dividend gets transferred to P&L. It's P&L to cash ultimately. What are you left with? 8.5 lakh. This will be still lying on your liabilities in the form of reserves. But the thing is, since you have not distributed that profit, every liability has a corresponding asset. So 10 लाख रुपया जो ओरिजिनल कैपिटल था उसके सामने कंपनी ने 10 लाख के एसेट्स खरीद लिए होंगे। कुछ मशीन होगा, कुछ बिल्डिंग होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ प्लांट होगा, सही बात, उसी से वो धंधा कर रहे हैं। फिर ये जो 8.5 लाख है ये भी रिजर्व्स ही है, लायबिलिटीज में ही है। तो इफ यू चेक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑन द लायबिलिटी साइड you have got a capital of 10 lakhs and you have got reserves and surplus of 8.5 lakhs. उसके सामने कुछ तो एसेट होंगे क्योंकि ये आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो गायब हो जाएगा क्योंकि उसके सामने का कैश भी निकल गया। समझ रहे, कैश भी चला गया, रिजर्व भी चला, वर्थ 12.5 लाख। बट जो ये 8.5 लाख पड़ा हुआ है ये तो इन्वेस्टेड है, इसके कुछ ना कुछ एसेट्स होंगे। लेट्स से मशीन होगा, यहाँ पे 10 लाख का मशीन है, स्टॉक होगा 3 लाख का, आपका डेटर्स होगा समझो 4.5 लाख और कैश या बैंक होगा आपका 1 लाख। ऐसा कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा ये प्रॉफिट। सही बात, इसी से आपका धंधा चल रहा है, इसी के आपके और प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस है फ्यूचर में।
तो कंपनी कभी कभी क्या सोचता है कि साला डिविडेंड तो इतना सारा दे दिया, शेयर होल्डर भी पागल है, सब डिविडेंड वापस देते हैं, इधर खर्चा मिलता है उधर खर्चा करके वापस देते हैं, तो एटलीस्ट उसको अगर अपना भलाई का नहीं पड़ा तो हम उसका थोड़ा भला करें, इतना अच्छा नहीं रहते थे। इसमें विन विन सिचुएशन है, दोनों का विन विन सिचुएशन। तो कंपनी क्या करता है कभी कभी, अभी 8.5 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना डिविडेंड के फॉर्म में तो क्या होगा पता है, पहले तो उसको कुछ तो स्टॉक वॉक रियलाइज करना पड़ेगा, मशीन से रियलाइज करना पड़ेगा, और वो पैसे बैलेंस शीट से निकल जाए चले जाएंगे, तो वो ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो कंपनी क्या करती है, बोनस इश्यू लाती है, इट ब्रिंग्स बोनस इश्यू। तो बोनस का मतलब क्या, वो अनाउंस करेगी कि वी आर अनाउंसिंग बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:2%, इन द रेशियो ऑफ 1:2%, मतलब जिस बंदे के पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर हम फ्री में दें, 2 शेयर को हम लोग 1 शेयर फ्री में कर। तो कैसे, तो वो क्या करेगी, 2 तो है क्या, मतलब 1 लाख शेयर को कितने बोनस शेयर मिलेंगे, 50,000 शेयर्स फॉर 10 each बोले तो 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ बोनस बिकम्स 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, कैश नहीं देगी उनको, डिविडेंड नहीं देगी, शेयर्स दे देगी फ्री में। तो क्या करेगी, इधर जो रिजर्व है ना 8.5 लाख वो हो जाएंगे अभी 3.5 लाख, और इधर शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका 50 लाख। बस इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन द लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी घटा, दूसरा assets remain intact, cash doesn't leave the balance sheet of the business, cash is there on the balance sheet, assets intact है और shares बढ़ गए। अब कंपनी ने एक बार शेयर्स इश्यू कर लिया तो वो शेयर्स का पैसा वापस नहीं देने वाली, कभी लिक्विडेशन होगा तब वापस मिलने वाला, उससे पहले कभी मिलने वाला नहीं है। तो इसमें कंपनी का क्या फायदा हुआ, कंपनी का ये फायदा हुआ कि उसको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ी, और शेयर होल्डर का भी फायदा, शेयर होल्डर का फायदा कैसे हुआ, क्योंकि जिसके पास समझो 10 शेयर्स है, 10, उसके पास अभी कितने हो पता है, 15 हो, तो समझो मैं एक शेयर होल्डर है, मेरे पास 10 शेयर्स थे और 10 रुपए के शेयर है, अब वो हो गए कितने, ऑब्वियसली क्योंकि शेयर्स बढ़ गए हैं ना तो भाव क्या होगा, घट जाएगा, टेम्पररीली घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गया है तो प्राइस विल डिक्रीज, या ना इकोनॉमिक्स, सिंपल इकोनॉमिक्स, जितना शेयर का सप्लाई बढ़ता है उतना प्राइस कम हो जाता है, और जितना सप्लाई स्पीड होता है उतना प्राइस बढ़ता है, तो टेम्पररीली घटेगा नो डाउट। बट अगर जो अच्छी कंपनी है ना, जो अच्छी कंपनी है तो वो इन पैसों से वापस प्रॉफिट्स कमाएगी, वापस उसके रिजर्व्स बढ़ जाएंगे बैलेंस शीट में, वापस मार्केट में क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ जाए, तो टेम्पररीली घटेगा लेकिन फ्यूचर में तो बढ़ ही जाए, और ऐसा भी हो सकता है अभी जो प्राइस उससे भी ज्यादा हो जाए। तो एडवांटेज क्या है शेयर होल्डर को, उसके हाथ में अभी पैसा नहीं आता, इमीडिएटली उसको पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन उसको शेयर्स मिल रहे हैं, अभी उसके पास ऑप्शन है, उसको शेयर्स बेचने हैं तो किसी और शेयर होल्डर को बेच के निकल सकता है, कंपनी को नहीं, कंपनी के पास तो पैसा इंटैक्ट पड़ा हुआ है, कवन के पास 10 शेयर थे 15 हो गए, कवन को एग्जिट लेना तो कवन माइट सेल शेयर्स टू काव्य, तो काव्य के कवन 15 शेयर बेचेगा, काव्य 15 शेयर खरीद ले, कवन को पैसा मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब सभी शेयर होल्डर को इमीडिएटली तो पैसे की जरूरत होती नहीं है, डिविडेंड में क्या होता है, सभी शेयर होल्डर को इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं। बोनस में क्या एडवांटेज है, जिस बंदे को पैसे की जरूरत है वो बेच के पैसे कन्वर्ट कर लेगा, जिसको नहीं है वो क्या करेगा, शेयर्स में इन्वेस्टेड रहेगा, और आगे क्या होगा, जितना भाव बढ़ेगा उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा। तो बोनस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। पहले कंपनी का क्या एडवांटेज होता है कि उसके बैलेंस शीट से कैश जाता है कि नहीं जाता, डिविडेंड में क्या होगा, बोनस में कैसे नहीं जाएगा, समझ में आया, उसने खाली वो रिजर्व को घटा के किधर डाल दिया, कैपिटल भी शेयर होल्डर इक्विटी का है, रिजर्व भी इक्विटी का ही है, तो उन्होंने खाली कन्वर्ट कर, बोनस क्या मतलब अपने शेयर्स रिजर्व को कन्वर्ट करके शेयर्स में कन्वर्ट कर,
अभी रिजर्व घटा, शेयर बढ़ गया, शेयर होल्डर का फायदा कैसे है? शेयर होल्डर का फायदा ऐसे है कि उसको एक टेंशन है कि इमीडिएटली कैश नहीं मिलेगा, दैट्स ट्रू, लेकिन उसको इमीडिएटली अगर कैश चाहिए तो वो ये 15 शेयर क्या कर सकता है, बेच सकता है और इमीडिएटली पैसा उसको मिल जाएगा, और थोड़े टाइम बाद बेचेगा तो शायद ज्यादा भी मिल जाएगा, और जिसको पैसे की जरूरत नहीं है वो नहीं बेचेगा। डिविडेंड में तो सारा झक मार के आपको पैसा लेना ही पड़ेगा, आपको पैसे की जरूरत हो या तो। जितना भी अपना गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का कंपनी रहता है, ONGC हो गया, IOC हो गया, HPCL, BPCL, सेल, केल, गैस इंडिया, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, IRCTC, RBI, अभी तो लिस्टेड नहीं है, ये सारे कंपनीज जितना प्रॉफिट्स कमाते हैं उसमें मेजॉरिटी पोर्शन क्या होता है पता है? डिविडेंड। उसका मेजॉरिटी पोर्शन क्या करते हैं वो लोग? क्योंकि उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है पता है? गवर्नमेंट अपना है भिखारी, उसको हमेशा पैसे का जरूरत लगा ही रहता है। Okay, one thing is due to corruption and second thing is due to lot of loans. It's taken so much of loans. It's entirely in debt, almost under debt cycle. उसको पैसे का जरूर लगाया रहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इसका मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास, और वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स क्या करते हैं? तो अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको भर भर के क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलते जाएगा। आपको भर भर के क्या मिलते जाएगा? डिविडेंड मिलते जाएगा, अच्छा खासा डिविडेंड मिलते जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा पता बाद में? क्या होगा पता मुझे? ग्रोथ नहीं आएगा। क्यों ग्रोथ नहीं आएगा? सारा पैसा तो बैलेंस शीट से उसने बांट दिया, तो बचा क्या? तंबूरा। उसके पास री इन्वेस्ट करके ग्रो करने के लिए उतना कैपिटल है ही नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में मैनेजमेंट इश्यू रहता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, वो इसलिए बनाई जाती है कि थोड़ा पब्लिक का जनरली भला हो, फायदा हो। उसका एक मोटिव रहता है प्रॉफिट का, लेकिन वो एकदम कट्टर प्रॉफिट नहीं रहता। जितना प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट में रहेगा ना, उतना गवर्नमेंट वाला नहीं कर सकता, कभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। हिस्टोरिकली सीन इन सो मेनी कंट्रीज, इट्स अ वेस्ट। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ओवर। आप SBI में जाओ, आप HDFC बैंक में जाओ, आपको फर्क दिख जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस में। लंच टाइम होता ही रहता है, 4 घंटे में तो बैंक बंद हो जाता है। 4-5 एम्प्लॉय रहता है, आधा टाइम वैसे घूमते रहता है, बैठा रहेगा तो आधा घंटे के बाद आपका काम हो जाएगा। HDFC वाला घर पे आ जाएगा सर। तो वो जो हंगर रहता है प्रॉफिट का, वो गवर्नमेंट कंपनीज में इतना नहीं रहता। तो दैट्स अ प्रॉब्लम थ्रू आउट। तो गवर्नमेंट कंपनी में ये ट्रेंड रहता है कि डिविडेंड ज्यादा रहता है लेकिन बोनस नेग्लिजिबल रहता है, और शेयर प्राइस भी मोर और लेस स्टैग्नेंट रहता है काफी सालों तक। ग्रोथ इज देयर बट वेरी स्लो। प्राइवेट वाले कंपनी शाने होते हैं, उसमें वो डिविडेंड भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, और जो एकदम शाने कंपनीज होते हैं, अच्छे से अच्छे वाले, जिनको अपने ग्रोथ में कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे या फिर बोनस देंगे। जो बहुत ही अच्छे टॉप ऑफ द टॉप ब्लू चिप कंपनीज होते हैं, वो सबके सब कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी पे काम करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन सारा डिविडेंड देगा क्योंकि वो आप ही का भला करना चाहता है। आपका भला वो इमीडिएटली कैश देके नहीं करना चाहता, आपका भला वो किसमें करना चाह रहा है? फ्यूचर का ग्रोथ देके करना है। एंड दैट फ्यूचर ग्रोथ इज वे मोर मल्टीपल टाइम्स देन योर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड तो क्या एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। अब इमेजिन करो, ये स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, हर साल कंपनी 1 रुपया डिविडेंड दे रही है, तो 10 साल में कितना होगा? 10 रुपया। लेकिन यही अगर वो री इन्वेस्ट करेगी तो कंपाउंड होके 10 साल के बाद वो कम से कम 100 गुना हो जाएगा। तो आपको 10 रुपया कितना मिलेगा फ्यूचर वैल्यू में? 100 रुपया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंड। ओके, तो दिस इज व्हाट दीज कंपनीज हैव शोन। HDFC बैंक है, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, पिडिलाइट है, विप्रो है, रिलायंस है, TCS है। ये सब कंपनीज आप देखोगे ना, इनका ग्रोथ साइकिल ऐसा ही है। डिविडेंड कम, बोनस देते हैं, कभी कभी बोनस भी इतना नहीं देते, लेकिन शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है। बोनस देखो, यहाँ पे बोनस मिले या ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है? आपके पास तो शेयर है, वो शेयर का भाव ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोनस है तो एक्स्ट्रा शेयर है, नहीं है तो उतने का भी भाव तो बढ़ जाए।
तो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. ओके. सो कमिंग टू द कंसेप्ट अगेन, व्हाट इज बोनस इश्यू? बोनस इश्यू में क्या होता है? रिजर्व्स घटते हैं और कैपिटल बढ़ता है. रिजर्व्स घटते हैं और कैपिटल बढ़ता है. बात समझ आई? अच्छा, अब इससे क्या टोटल नेटवर्थ में कोई चेंज होता है कंपनी का? नहीं. इज देयर एनी आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द कंपनी? अच्छा, is the share price going to remain the same after bonus or it will decline? It will decline. Temporarily it will decline. You know why? सप्लाई ज्यादा हो गया. I'll give you a simple example. Suppose मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 500 रुपया. कितना चल रहा है? 500 रुपीज का शेयर प्राइस चल रहा है इन द मार्केट. ओके. और उसके पास 1 लाख शेयर्स थे. कितने? 1 लाख शेयर्स थे. उसने 1:1 बोनस डाला. 1:1 बोनस का मतलब जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 शेयर. तो बोनस के बाद टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो कंपनी के बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. उसके 1 लाख से 10 रुपए का शेयर तो 10 लाख से रिजर्व कटेगा, 10 लाख से. लेकिन मार्केट में तो फ्लो ऑफ शेयर्स बढ़ गया. कितना आ गया अभी? 2 लाख. तो 500 रुपए का शेयर पता है कितना हो जाएगा आफ्टर बोनस? 250 हो जाएगा. क्यों? हाँ, जितना शेयर बढ़ेगा उतना प्राइस. सिंपल. इज इट क्लियर? समझो इसने 1:5 का बोनस दिया होता. 1:5. 1:5 मतलब एवरी 5 शेयर के लिए 1 शेयर. एक शेयर पे 5 शेयर मिलता है. आपने उल्टा बोला. 1:5 इज 5 के लिए. एक शेयर पे 5 शेयर मिलेगा 1:5 में. 5:1 में 5 शेयर से 1 शेयर. नो, दिस इज द डिनोमिनेटर. नो. हाँ जी. इट्स 1:5 शेयर. हाँ, 1:5 मतलब 5 शेयर है तो 1 मिलेगा. 1 शेयर होगा तो 5 शेयर मिलता है. गूगल करो. कर लिया. सबके सामने बोलना से कंफर्म करके बोलना. For example, when a company offers 1:5 bonus shares, it means a shareholder will get 1 free share for 5 shares. So, if an investor holds 100 shares at the time of bonus, they will become 1 bonus. For instance, if a company notifies 1:2 bonus issue, the shareholders are entitled to receive 2 additional shares for existing 1 share that they hold. That's wrong. Bad का definition है वो wrong. कौन सा side? India Info. Wrong. अभी मेरे को बोनस मिल चुका है. मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ.